टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डेसिमेशन इसे हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डेसिमेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। क्लियर है? व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज क्या हो गए, कम है ओरिजिनल सैंपल से। और ये होगा कब, जब स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसी में अगर हम देखें कि स्केलिंग फैक्टर जो है वो लेस देन 1 हो, जैसे मान लीजिए हमने जो एफ ऑफ एन लिया था, वंस अगेन अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं जहां पर हम n को बनाएंगे 1/2n। अब ऑब्वियसली दिस टाइम स्केलिंग फैक्टर इज लेस देन 1, सो वी आर राइटिंग f of n/2। वंस अगेन मैंने वही एग्जांपल ले लिया f of n के लिए, जो वैल्यू हमने कंसीडर की -2 -1 3 1, -2, यही सैंपल लिया था हमने। ओके, अब हम इसमें f of n/2 को लिखने वाले हैं। तो f of n/2 को हमें लिखना है डेफिनेटली n = 0 पर ये सैंपल है। ओके, बाकी सभी में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम समझने के लिए मैं आपको लिखा देता हूं बार बार, अदरवाइज आपको न तो लिखा जाएगा वहां पर एग्जाम में और कोई जरूरत भी नहीं। कॉन्सेप्चुअली विल नॉट बी रिक्वायर्ड, ओनली इंडेक्स विल बी शोन, द इंडेक्स विल इंडिकेट द n = 0 पॉइंट। इसके राइट जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, सभी सैंपल्स के लिए। ओके, तो n = 0 पर जो सैंपल है स्केलिंग से कोई फर्क उसको नहीं आने वाला है, तो हम सीधा इसको लिख देंगे 3। अब बाकी देखते हैं क्या होगा। जो -2 पर है, -2 डिवाइडेड बाय 1/2, ऐसे करते थे ना। यहां पर स्केलिंग फैक्टर कितना है, 1/2 है, डिवाइडेड बाय स्केलिंग फैक्टर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया इफेक्टिवली, तो है ना। डिवाइडेड बाय 1/2 मींस व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये आ गया -4 पर। दोस्तों यहां पर ये जो -2 है वो पहुंच चुका है कहां पर, n = -4 पर। क्लियर? यानी कि इसका सैंपल पॉइंट कहां पर है, -4 है। अब -1 पर जो है वो कहां पहुंच जाएगा, जरा देखना, -1 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि -2 पर पहुंच जाएगा, -2 पर पहुंच गया। अब लेकिन हम जब स्केल लिखते हैं तो हमें मालूम है कि सीधा हम ऐसे कॉमा लगा के लिख देते हैं और इन सब का मतलब ही इंटीजर होता है। तो डेफिनेटली हमें यहां पर क्या करना होगा, एक वैल्यू असाइन करनी होगी इस पॉइंट को। जैसे कि हम क्या करेंगे, कॉमा लगा के लिखते जाएंगे, तो ये n = -3 जो है स्पेस अवेलेबल है, यानी कि इसमें आपको कोई ना कोई सैंपल, कोई ना कोई नोन सैंपल्स रखने की जरूरत है। अदरवाइज ये मिसकंसेप्शन लीड करेगा कि n = -2 के बाद नेक्स्ट सैंपल कौन सा है। अगर मैं जैसे मान लीजिए इनको ऐसे ही लिखते जाऊं, क्योंकि कोई सैंपल लॉस तो होना नहीं है, इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा जीरोस विल बी इन, तो एक्स्ट्रा जीरोस या एक्स्ट्रा सैंपल्स विल बी कम इनटू द पिक्चर। तो ऑब्वियसली हमें कैसे लिखना होगा इसको, -2 को -1 ना लिखते हुए हमें यहां पे क्या करना होगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जैसे n = -3 पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, स्पेस है, तो उस स्पेस में हम पुट करना होगा हमें नोन सैंपल्स को। ओके, तो दैट 3 यहां पर आएगा, ये तो वही रहेगा, इंडेक्स पर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर भी एक सैंपल होना चाहिए क्योंकि -2 के बाद -1 को काउंट किया जाएगा, तो यहां पर हमने z लिख दिया फिर से। अब यहां पर देखें 1 पर है, जो 2 पर पहुंच गया, जो सैंपल n = 1 पर 1 वैल्यू का है वो 2 पर पहुंच गया, तो 1 पे क्या करना पड़ेगा, z। अब 1 पे ही आ गया ये 2 पर, और ये -2 वाला कहां पर, जो -2 सैंपल है 2 वाला वो कहां पहुंच गया, 4 पर, तो यहां पर फिर से z और यहां पर आएगा -2। जब कोई भी इंटरपोलेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन बोलते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स आर ग्रेटर देन द ओरिजिनल फंक्शन, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंटरपोलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, जैसे हमने वहां पर देखा, दैट वाज द इफ इट इज required to add extra zeros in the left side or in the right side of the given signal, that's called basically zero padding or zero appending of the discrete time signal, जो कि टाइम शिफ्टिंग में हुआ। ओके, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में बात कर रहे हैं। और टाइम स्केलिंग में जब हमने ग्रेटर देन 1 स्केलिंग फैक्टर लिया तो हमने देखा कि जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में क्या है, कम हो चुके हैं, तो उसे हम बोलते हैं डेसिमेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। लेकिन जब स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 होता है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं ओरिजिनल सिग्नल की तुलना में क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरपोलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो दोस्तों ये है इंटरपोलेशन। अब जब सुटेबल इंटरपोलेशन डिफाइन किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहां पर z से इसको डिनोट कर दिया है, अब वहां पर इंटरपोलेशन हैज टू बी मेंशन। क्लियर है? इफ नॉट मेंशन देन बाय डिफॉल्ट हम उन सैंपल्स को, उन नोन सैंपल्स को जिनको z हमने बोला है, उन्हें 0 लिख देते हैं। ओके, कुछ भी जब मेंशन नहीं है तो हम उन्हें क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं।
जैसे -2, जिस z को मैंने क्या बनाया 0, फिर -1, फिर 0, फिर 3, यहां पर इंडेक्स है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर -2। क्लियर है? तो ये हमारे पास नया सिग्नल जनरेट हुआ जिसमें स्केलिंग की हमने 1/2 से, तो ऑब्वियसली इसके अंदर इन बिटवीन द सैंपल्स 0 zeros आते गए। ये 0 कोई रूल नहीं है, आपको suitable interpolation technique has to be defined. If not defined, then we consider the zeros as a known samples. मतलब कहने का ये है कि जो एक्स्ट्रा सैंपल्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमारे नोन सैंपल्स होते हैं, हमारे पास उनकी ऑलरेडी जानकारी होती है। अब वो कुछ भी नहीं दिया है तो हमने 0 मान लिया है। क्लियर है? सो अब इसमें नोट लिख लेते हैं, राइट एंड नोट हियर। इन discrete time signal while performing time scaling operation with scaling factor less than 1, then generally number of samples in the resulting signal are more than the original signal। जो रिजल्टिंग सिग्नल है उसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होंगे, ऐसी कंडीशन में जनरली क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स क्या है रिजल्टिंग सिग्नल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सिग्नल। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, अब ये इंटरपोलेशन में हमें जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सैंपल्स मिले हैं वो हमें क्या फिलअप करने चाहिए, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सुटेबल इंटरपोलेशन टेक्निक। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑपरेशन की, विच इज टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो थर्ड लिखेंगे दोस्तों, टाइम रिवर्सल। ये सबसे सिंपल ऑपरेशन है, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे कि एज यूजुअल वहां पर हम बोलते थे कि t को -t से रिप्लेस कर दो, वैसे यहां पर है, यहां पर क्या बोलेंगे, n को -n बना दो, सिंपल। सो मेक दिस n -n, यानी कि आपने कोई सिग्नल f ऑफ n अज्यूम किया, ये -2, -1, 3, इस पर इंडेक्स लगाया, 1, -2, सपोज ये f ऑफ n है। ओके, अब हमें f ऑफ -n लिखना है, यानी कि f ऑफ n से हमें अब लिखना है f ऑफ -n। इसका मतलब है हम परफॉर्म कर रहे हैं टाइम रिवर्सल। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर t को -t करते थे, यानी कि जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ टाइम थे वो सब नेगेटिव हो जाते थे, और जितने भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ टाइम थे वो सब क्या हो जाते थे, पॉजिटिव। ऐसे यहां पर जैसे इसके राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टाइम है, लाइक n = 0 के बाद 1, 2 इधर है, -1, -2 इधर है। तो अब जैसे आप टाइम रिवर्सल करेंगे इसका, तो n = 0 के अबाउट ये क्या होगा, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। सैंपल की वैल्यू इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सैंपल प्रेजेंट है वो रिवर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक कैसा बोल सकते हैं हम यहां से, f ऑफ -n इक्वल टू, अब ये जो सैंपल -2, -1, -2, -1 पे थे, अब वो कहां पहुंच जाएंगे, उधर। तो यानी कि 3, ये सैंपल वही रहेगा, इसका इधर आ जाएगा 1, जो कि ये 1 पे था, -1 पे आ गया। ये 2 माइनस के कहां पे था, 2 पे था, -2 था 2 पर, अब आ गया -2 पर। ये -1 जो है -1 पे था, अब ये -1 पहुंच गया 1 पर। अब ये -2 कहां पर था, -2 पे था, अब ये पहुंच गया +2 पर। ये जनरेट हो गया। क्लियर है? अगर आप इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे दिख जाएगा।
एफ ऑफ माइनस एन, एफ ऑफ एन तो मैंने ऑलरेडी नोट किया होगा आपने, मैंने लिख दिया है पहले से ही, वही एग्जांपल ले रहे हैं हर बार हम। ओके चलिए तो अब इसको लिख लेते हैं जरा। सैंपल वैल्यूज कहां पर है, 0 पर कितना है 3, ये लिख दिया। 1 पर कितना, -1 पर कितना है 1। आपके पास एफ ऑफ एन भी होगा ग्राफ, तो एक बार उसको भी आप नोट कर लेना वहां पर। ओके ये है। अब हमने इसको लिखा -2, यहां पर है ना, -2 कहां पर है, n इक्वल टू -2 पर है, ये हो गया -2 पर, ये हो गया 1 पर, ये 1 है, ये 3 है, n इक्वल टू 1 पर कितना है, -1 है, n इक्वल टू 2 पे कितना है, -2। ये एफ ऑफ माइनस एन हमने यहां पर जनरेट कर लिया है। दिस इज हाउ वी आर परफॉर्मिंग टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इन द डिस्क्रीट टाइम स्केल। क्लियर है। अब हमने जैसा कि कंटिन्यूअस टाइम स्केल में बात की थी कि जब आपको रिक्वायर्ड हो इनके कॉम्बिनेशन को परफॉर्म करने का, यानी कि whenever it is required to perform the time shifting with time reversal, with time shifting with time scaling, या हम बोले time shifting, time reversal, time scaling simultaneously। तो क्या बात होगी इस बारे में, जब भी हम बात करते हैं टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल के कॉम्बिनेशन की, तो नेचुरल ऑर्डर क्या कहता है, नेचुरल ऑर्डर कहता है टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम रिवर्सल। अच्छा ये बात तो हमने कंटिन्यूस में भी की थी, बिल्कुल यहां पर भी वैलिड है। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेचुरल ऑर्डर की टाइम शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में, तो वंस अगेन यहां पर भी वही फिलॉसफी एप्लीकेबल होती है, यानी यहां पर भी टाइम शिफ्टिंग के बाद टाइम स्केलिंग परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है। यानी कि नेचुरल ऑर्डर की अभी तक मैं बात कर रहा हूं, अभी ऑर्डर के अपोजिट सीक्वेंस की मैंने बात नहीं की है। तो नेचुरल ऑर्डर आप लिखेंगे टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम स्केलिंग में। सो राइट अ नोट हियर, ओके, एक नोट लिख लेंगे। पहले लिखें टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम रिवर्सल क्या लिखा जाएगा, नेचुरल ऑर्डर सेम एज कंटिन्यूस, सेम एज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। अब मैं अलग से नहीं लिखाऊंगा इसको, तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में मैंने क्या बताया था, टाइम शिफ्टिंग, आप जिनको लिखना लिख लेना, टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम रिवर्सल। क्या हम इनको अपोजिट में परफॉर्म कर सकते हैं, सोच के बताना, स्क्रीन को रोक दो चाहो तो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल को वहां पर हम अपोजिट परफॉर्म कर सकते थे, बिल्कुल सही है, कंटिन्यूस टाइम स्केल में यहां पर भी कर सकते हैं। यस, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इज इन अपोजिट ऑर्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, यानी कि हम चाहें तो टाइम रिवर्सल को पहले, टाइम शिफ्टिंग को बाद में परफॉर्म भी कर सकते हैं, एज सेम एज द कंटिन्यूस टाइम स्केल। वहां पर क्या प्रिकॉशन थी, शिफ्टिंग के नेचर को बदल देना। मतलब अगर विजुअली वहां पर डिले ऑपरेशन दिख रहा है आपको, तो उसे एडवांस कर दें, और विजुअली अगर आपको वहां पर एडवांस ऑपरेशन दिख रहा है एग्जीक्यूट होता हुआ, तो उसे क्या कर दें, डिले कर दें। Okay, if it is visibly delay, make it advance. If it is visibly advance, make it delay. If you want to perform time shifting and time reversal in the opposite sequence. Okay, so आप क्या लिखेंगे, natural order opposite sequence is also same as continuous time. तो इसके अंदर अपोजिट सीक्वेंस भी जो है वो बिल्कुल सेम है कंटिन्यूस टाइम जैसा। ओके, यानी कि टाइम शिफ्टिंग टाइम रिवर्सल चाहे डिस्क्रीट स्केल पर परफॉर्म किया जाए या कंटिन्यूस स्केल पर परफॉर्म किया जाए, दोनों में क्या होगा, सेम ऑर्डर हैज टू बी फॉलो। क्लियर है। तो ये बात हमने काफी डिस्कशन किया था इन द कंटिन्यूस टाइम स्केल। सो आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा, टाइम शिफ्टिंग प्लस टाइम रिवर्सल। चलिए अब मैं बात करूं टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन की। सो राइट, नेक्स्ट नोट पॉइंट हियर, if I'm talking about time shifting plus time scaling operation in the discrete time scale। अच्छा, नेचुरल ऑर्डर की हम बात कर चुके हैं, है ना। कंटिन्यूस स्केल में मैंने क्या बोला, टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय द टाइम स्केलिंग, दैट्स ट्रू। ओके, टाइम शिफ्टिंग पहले करना है, टाइम स्केलिंग उसके बाद परफॉर्म करना है, ये तो नेचुरल ऑर्डर हो गया, एज सेम एज द कंटिन्यूस।
यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं कि जो नेचुरल ऑर्डर है उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। नेचुरल ऑर्डर मींस क्या लिखेंगे, टाइम, या ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना, क्या लिखूंगा, सेम एज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। जो कंटिन्यूअस टाइम में करते थे वैसे ही, टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट फॉलोड बाय टाइम स्केलिंग। अपोजिट कर सकते हैं कि नहीं, ये सोचें, ध्यान दें। क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को रोक के बोलें, सोच लिया, ओके, बिल्कुल। इसमें हम टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग के अपोजिट सीक्वेंस को, जैसा कि हम कंटिन्यूस स्केल में कर सकते थे। क्या प्रिकॉशन था कंटिन्यूस स्केल का? कंटिन्यूस स्केल में यह था कि अगर आपको टाइम स्केलिंग पहले करनी है, टाइम शिफ्टिंग बाद में करनी है, तो स्केलिंग फैक्टर का जो है वो जो शिफ्टिंग अमाउंट है उसमें डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए आपको t+7 से शिफ्ट करना है और 2 से स्केलिंग करनी है, तो 7/2 से शिफ्ट करते हैं आप। क्लियर है? अगर आपने टाइम स्केलिंग पहले परफॉर्म कर ली है तो 7 से शिफ्ट करने के बजाय 7/2 से शिफ्ट करते हैं। इतनी सी बात थी वहां पर कंटिन्यूस स्केल में। लेकिन यहां पर मैंने एक पॉइंट मेंशन कराया, आपको याद होगा, डेसिमेशन। डेसिमेशन क्या बताता है कि नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं वो ओरिजिनल सिग्नल की कंपैरिजन में रिजल्टिंग सिग्नल में समटाइम कम होते हैं। इसका मतलब होता है कि कुछ सैंपल्स का परमानेंट लॉस्ट हो चुका है। जो सैंपल परमानेंट लॉस्ट हो चुके हैं वो हम किस तरह से रिकवर कर पाएंगे? बात समझ पा रहे हैं आप? किस तरह से हम उन सैंपल को रिकवर कर सकते हैं, सो दैट in discrete time signal generally we cannot perform time shifting and time scaling operation opposite to the natural order। अब कोई स्पेशल एग्जांपल आप तैयार कर लें तार्किक तौर पर, तो उसमें तो कुछ भी कर सकते हैं कि जो स्केलिंग की उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्केलिंग भी फिक्स कर दी आपने, इतने से करनी है, एग्जांपल भी पहले सेट कर लिया, फिर उसमें तो कुछ भी कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको एक जनरल स्टेटमेंट बोलना है, तो जनरल स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट ब्रेक द सीक्वेंस इन द डिस्क्रीट टाइम स्केल। यानी कि टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग में सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया जा सकता। हियर वी cannot perform time scaling first, time scaling before time shifting। ओके, यहां पर अपोजिट सीक्वेंस दोस्तों अलाउ नहीं है। अब तीनों ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं, या हम बोले रिवर्सल और स्केलिंग में क्या सीक्वेंस है, देयर इज नो सीक्वेंस इन द टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग एज सेम एज कंटिन्यूस टाइम। ओके, नोट लिखते हैं नेक्स्ट, नो सीक्वेंस इन टाइम रिवर्सल प्लस टाइम स्केलिंग। ओके, वी कैन परफॉर्म any of them first and after other। क्लियर है? किसी को भी पहले बाद में परफॉर्म हम कर सकते हैं। अब टाइम शिफ्टिंग, रिवर्सल, स्केलिंग तीनों साथ में करने हो तो टाइम शिफ्टिंग पहले करेंगे, रिवर्सल फिर स्केलिंग, या फिर टाइम शिफ्टिंग फिर स्केलिंग फिर रिवर्सल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देयर इज नो सीक्वेंस बिटवीन स्केलिंग एंड रिवर्सल ऑपरेशन। बट ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर डिस्क्रीट स्केल के अंदर स्केलिंग और शिफ्टिंग का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आपको शिफ्टिंग क्या करना होगा, पहले ही परफॉर्म करना होगा स्केलिंग से। क्लियर है? बिकॉज स्केलिंग विल मेक द लॉस्ट ऑफ डिफरेंट सैंपल्स एंड अर्लियर वन। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन की। ओके, सो सी दिस क्वेश्चन, अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल f of n is defined as f of n equal to 0 for n is less than -4 and n greater than 3 equal to 1 otherwise what are the values of n for which f of -n plus 2 is guaranteed to be 0। ये क्वेश्चन है। सवाल समझ में आ गया होगा। स्क्रीन को पॉज कर दें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ट्राई करेंगे। ठीक है, स्क्रीन को क्या करें, सबसे पहले पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा सभी ने, स्क्रीन को रोककर। सबसे पहले हमारा जिम्मेदारी इसमें है कि हम एफ ऑफ एन को ड्रॉ कर लें, है ना, जिससे क्या है, थोड़ा अपीयरेंस इस क्वेश्चन का हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या बोला गया है, एफ ऑफ एन 0 है कहां कहां पर, एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन -4 लें या एन की वैल्यू 3 से ज्यादा लें। ओके, और बाकी सब जगह 1 है। मतलब कहने का यह है कि पॉजिटिव स्केल में एन कितने डिफाइन होंगे, ग्रेटर देन 3 से पहले 0 होगा, सही बात है। ओके, 1 होगा, करेक्ट है, 2 होगा, बिल्कुल सही, और ये 3 ये होगा, और यहां पर आके होगा 4।
ऐसे। नेगेटिव में देख लेते हैं, इसी तरह से नेगेटिव में होंगे, लाइक -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये स्केल होगी हमारी। अब हमको बोला क्या गया है कि n की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा मतलब अगला सैंपल कौन सा, 3.5 नहीं हो सकता इसमें, 3.2 भी नहीं होगा, कौन सा होगा, 4 होगा। तो n की वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर है तो ये 0 है, यानी कि 4 पर 0 है। अच्छा 5 पे कितनी है, 0 है, क्योंकि सभी के लिए बोला ना n ग्रेटर देन 3, ऑल n ग्रेटर देन 3। ओके, अब हम बोला है n लेस देन -4 पर भी यही हालत है, मतलब -4 से क्या कम पर, यानी कि यहां पर ये 0 है, बाकी सब जगह क्या है 1। तो n इक्वल टू -4 पर भी 1 है, 1। n इक्वल टू -3 पर भी इसकी सैंपल वैल्यू 1 है, n इक्वल टू -2 पर भी इसकी सैंपल वैल्यू 1 है, n इक्वल टू -1 पर भी सैंपल वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 0 पर भी है। ओके, n इक्वल टू 1 पर भी है, n इक्वल टू 2 पर भी है और n इक्वल टू 3 पर भी है। इन सभी पर इसकी सैंपल वैल्यू कितनी है, 1 1 1। ये हमारा f ऑफ n है, जैसा कि मेंशन किया गया है। अब आपको बोला गया है कि ऐसी कौन सी n की वैल्यू है जिस पर f ऑफ -n+2 इज गारंटीड टू बी 0। मतलब कहने का ये है, सबसे पहले हमें f ऑफ -n+2 को ड्रॉ करके देखना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, आसानी से आप बता पाएंगे कहां कहां 0 हो रहा है। वो बात समझ में आ गई। इसमें कौन कौन से ऑपरेशन दिख रहे हैं आपको, मुझे इसके अंदर 2 ऑपरेशन दिख रहे हैं। एक तो फर्स्ट दिख रहा है टाइम शिफ्टिंग का, बिल्कुल सही, यानी कि n को हमें बनाना है n+2, बिल्कुल ओके। दूसरा ऑपरेशन हमें दिख रहा है इसके अंदर टाइम रिवर्सल का। 2 ऑपरेशन है, आपकी मर्जी है, आप नेचुरल ऑर्डर फॉलो करें या अपोजिट ऑर्डर फॉलो करें। नेचुरल से करके देख लेते हैं, होमवर्क में आप अपोजिट से ट्राई करना, आंसर आना चाहिए, क्योंकि टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग में अपोजिट ऑर्डर अलाउड है। बस ध्यान रखना है, शिफ्टिंग का नेचर बदल जाएगा। जैसे यहां पर शिफ्टिंग कैसी है, n+2 की है, n-2 कर देना उसको जब आपको रिवर्सल पहले करना हो तो। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले मैं शिफ्टिंग करता हूं इसमें। ये हमारे पास फंक्शन है। अब फ्रॉम दिस गिवन फंक्शन आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर f ऑफ n+2 फर्स्ट। n+2 यानी कि विजुअली आपको क्या दिख रहा है, +2 दिख रहा है, एडिशन बाय 2 दिख रहा है एक्सप्रेशन में। यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाय 2, करेक्ट है। 3 - 2 कहां पहुंच गया, 1 पर, ये कहां पहुंच गया, 0 पर, ऐसे चलता जाएगा। और ये कहां पहुंच जाएगा, -4 -6 पर। ओके, तो 1 - 2 ओके, -3 -4 -5 -6। ओके, ये 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इन सभी पे सैंपल वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 1 1। ये आ गया हमारे पास f ऑफ n+2। लेकिन इसमें f ऑफ n+2 थोड़े ना पूछा गया है, क्या पूछा गया है, f ऑफ -n+2 कहां कहां 0 होगा, वो भी ये पूछा। चलिए, तो f ऑफ -n+2 लिख देते हैं पहले इसमें से। f ऑफ -n अब हमें लिखना है, +2 तो हमने लिख ही लिया है पहले से, तो आपको क्या करना है, जस्ट टेक द मिरर इमेज अबाउट द वैल्यू एक्सिस। तो जो 1 है वो -1 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि ये यहां पर आ जाएगा सैंपल -1 पर, बाकी ये सब ऐसे आ जाएंगे 1 2 3 0 1 2 3 4 5 एंड 6। आपसे पूछा गया है द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट इज गारंटीड टू बी 0, ये पूछा गया है। f ऑफ -n+2 कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर गारंटीड क्या है, 0 है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं f ऑफ -n+2 जो है वो कुछ ऐसा है, इट इज इक्वल टू 0 और 1। ये 2 वैल्यूज हैं इसमें। हम ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू n लेस देन -2 पर 0 है, और कहां 0 है, n ग्रेटर देन 7 पर 0 है।
या n ग्रेटर देन 6 पे 0, सॉरी n ग्रेटर देन 6 पे 7 पे 0, n ग्रेटर देन 6 पर इसकी वैल्यू 0 है, बाकी सब जगह 1 है अदरवाइज। ये आंसर आ गया। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ें।